बैंकों की तरफ से बिना गारंटी कर्ज के बढ़ोतरी को लेकर रिजर्व बैंक पहले ही चिंता जता चुका है। इसके बाद अब केंद्रीय बैंक ने बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई है। रिजर्व बैंक की ओर से स्थापित की गई एक स्वतंत्र संस्था है CAFRAL। इसने एक रिपोर्ट में कहा कि एनबीएफसी और बैंकों के बीच बढ़ती इंटरलिंकिंग की वजह से सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ रहा है। इंटरलिंकिंग मतलब एक दूसरे का जो काम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब अगर एक क्राइसिस में फंसा तो डोमिनो इफेक्ट से और 4 लोग आगे के भी क्राइसिस में फंसेंगे। इस साल अगस्त तक बैंकों की तरफ से एनबीएफसी कंपनियों को दिए गए कुल कर्ज का आकार 13.83 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल से 25% ज़्यादा है। सर, क्या साइकिल है ये, कौन सा जाल है जिसमें ये बैंक और एनबीएफसी एक साथ हैं? ये रिजर्व बैंक की रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट गौर करने लायक है और ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ी चुनौती का या बड़े रिस्क की तरफ इशारा करती है। ये साइकिल कैसे काम करता है? भारतीय बैंक अपना कर्ज बढ़ाने के लिए, कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए, चूंकि उनके पास कंपनियां अब कर्ज लेने नहीं आ रही हैं, वो तो घटा रही हैं, और तमाम रिटेल कर्ज लेने वालों की साख ऐसी नहीं कि उन्हें कर्ज दिया जा सके, तो वो अपना कर्ज शेडो बैंक्स को देती हैं, जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां कहते हैं। बैंकों की टोटल बारोइंग में एनबीएफसी का हिस्सा 36 से 40% है, यानी 100 रुपए के कर्ज में करीब 40 रुपए का कर्ज तो सीधे बैंक उठाकर किसी एनबीएफसी या नई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या शेडो बैंक को दे देता है। ये एनबीएफसी कंपनियां उन लोगों को कर्ज देती हैं जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते, क्योंकि उनकी साख अच्छी नहीं होती, उनके सिबिल स्कोर अच्छे नहीं होते और इन्हें वो फाइनेंस किया जाता, और ये कर्ज, इसमें बड़ा हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे कर्ज लेने वालों को जाता है जिनकी साख अच्छी नहीं है। ये साइकिल अब धीमे धीमे मुश्किल में बदलता जा रहा है। आप इसे भारतीय बैंकों की लेजी लेंडिंग कह सकते हैं कि उनके पास एक ग्राहक खड़ा है, उस ग्राहक को उन्होंने कर्ज दे दिया, उससे उनको मार्जिन मिल गया और वो ग्राहक एनबीएफसी बाद में लोगों को ले जाकर कर्ज दे रहा है। ये प्रक्रिया, ये समस्या हम इससे पहले एक बार देख चुके हैं भारत के एनबीएफसी सेक्टर में, जब आईएलएफएस और देवान हाउसिंग जैसी कंपनियां कोलैप्स हुई थी और बड़े बैंकों को उसमें नुकसान उठाना पड़ा था। और यही वो रिस्क है, या यही वो चक्र है, या यही वो विशेष साइकिल है जिसकी तरफ इशारा आरबीआई की इस रिपोर्ट में किया गया है। सर, इसका बड़ा खतरा क्या है? इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि बैंकों के खाते में एनबीएफसी से एनपीए आएंगे। तो बैंक एक तरीके से कर्ज डिसबर्समेंट तो शो कर रहे हैं, लेकिन एनबीएफसीज के खाते में उनकी वसूली कम हो रही है, और एनबीएफसीज के लिए तो रिस्क है ही, अब बैंकिंग सिस्टम के लिए भी ये रिस्क है, क्योंकि एक तरह से शैडो बैंकों के सबसे बड़े ग्राहक हो गए हैं। सामान्य कंपनियां या बाकी लोग उतने बड़े ग्राहक नहीं हैं। तो अगर एक एनबीएफसी डूबती है, डिफॉल्ट करती है, उसमें क्राइसिस आती है, तो उसके पीछे खड़ा बैंक भी लड़खड़ा जाएगा और उसका पैसा भी डूबेगा। तो बिल्कुल आप ये, जैसा अंशुमान जी ने पिक्चर समझाई, इसको आप ऐसे समझिए, बड़ा बैंक, उसके आगे एक बड़ी एनबीएफसी। उस बड़ी एनबीएफसी ने किसे कर्ज दिया? छोटी एनबीएफसी को, जो माइक्रो क्रेडिट टाइप के कर्ज देती हैं। अब आप वो खबर याद कीजिए जो मनी सेंटर में आपको बताई थी कि 50,000 से नीचे के कर्ज पर संकट है, और वो खबर भी याद कीजिए जब बैंकों ने ये कहा था कि उन 50,000 रुपये के कर्ज से हमें संकट नहीं, क्योंकि हमारे खाते में तो वो लोन है ही नहीं। ठीक है भाई, आपके खाते में नहीं, लेकिन आपने जिनको लोन दिया, उन्होंने जिसे लोन दिया, उसके खाते में वो 50,000 वाले कर्ज हैं। तो अगर वो डूबा तो वो छोटी एनबीएफसी को पैसा नहीं देगा, छोटी एनबीएफसी बड़ी को नहीं देंगे, और बड़ी बैंक को नहीं देंगे। तो दरअसल आपके और हमारे बैंक भी इस जाल में उलझ गए हैं। यही वजह है क्या अब सिक्योर्ड लोन की तरफ और गोल्ड लोन की तरफ बैंकों ने अपनी निगाहें अब लगातार जब इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, सरकार के पास आंकड़े हैं, आरबीआई के पास आंकड़े हैं, तो आप जिंदा मक्खी तो नहीं निगल सकते। हालांकि बैंक्स अभी हिल नहीं रहे हैं। बैंक्स का कहना, ये जो शुभम ने बताया, बैंक्स का कहना है हमको क्या करना, हमने तो एनबीएफसी की साख पे कर्ज दे दिया, आगे वो कहीं ले जाकर दे, पर एनबीएफसी डिफॉल्ट हुई हैं, आईएलएफएस डिफॉल्ट हुआ है, देवान हाउसिंग डिफॉल्ट हुआ, तो बैंकों ने बड़ी चुनौतियां झेली हैं। लेकिन अब बैंक इस बात की कोशिश में है कि वो गोल्ड लोन कंपनियों को कर्ज देना शुरू करें। ये दूसरा पहलू है इसका, ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ भी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक दौर ऐसा था जब एसबीआई से बड़े बैंकों ने गोल्ड लोन कंपनियों को फाइनेंस करना शुरू किया था। अब वो एक कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आरबीआई और सरकार लगातार उनसे कह रहा है कि आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग मत करिए, ऐसी लेंडिंग करिए जिसके पीछे जमानत हो, ऐसा कर्ज दीजिए जिसके पीछे कोई एसेट लगी हुई हो। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड लोन कंपनियों को फंड किया जाए, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनियां आमतौर पर सोने के बदले कर्ज देती हैं, और इस पोर्टफोलियो में निवेश किया जाए ताकि उनके दिए हुए कर्ज के पीछे कोई सिक्योरिटी दिखाई दे। तात्कालिक तौर पर यह एक उपाय दिखता है, लेकिन अगर सोने की कीमत में गिरावट आती है, सोना सस्ता होता है, तो फिर बैंकों के पोर्टफोलियो की कॉस्ट में भी
पोर्टफोलियो पर नुकसान भी शुरू होगा, क्योंकि ये जो लोन है, ये लोन एक ऐसी एसेट से बंधा हुआ, वो उस एसेट के प्राइस भी वॉलेटाइल है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि अनसिक्योर्ड लोन से थोड़ा बचने का रास्ता निकाला जाए, और अब इसके लिए फिनटेक कंपनियों की मदद ली जा रही है। यानी भारत के बैंक अब सिक्योर्ड लोन के लिए फिनटेक कंपनियों की पीठ पर सवारी करेंगे और उनके जरिए कर्ज बांटने की कोशिश करेंगे।